नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 26 इनविटेशन एंड एक दहाड़। वह लड़की भी अस्तित्व की बात सुनकर उसे नाराजगी से देखते हैं और फिर वैसे ही सवाल करते हुए कहती है, जान को भूल नहीं सकते लेकिन जान को इग्नोर तो कर सकते हैं ना। आपने अभी वही किया, आपने मुझे इग्नोर किया। उसे लड़की की ऐसी क्यूट सी आवाज में खुद की शिकार सुनकर अस्तित्व राजावत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह वैसे ही अपनी आंखों में जुनून लिए अपनी गोद में बैठी है प्यारी सी लड़की को देख रहा था जो उसे खुद की बीवी बता रही थी। अस्तित्व उसे लड़की की बात सुनकर मुस्कुराता है और वैसे ही उसके सर को सहलाते हुए अपने सीने पर उसका कर रख लेता है और वैसे ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अस्तित्व राजावत अपनी मोहब्बत को कभी भूल नहीं सकता और ना ही उसकी मोहब्बत कभी अस्तित्व राजावत को भूल पाएगी। उसकी ऐसी जुनून भरी बातें सुनकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही उसके सीने पर सर रखकर कुछ देर तक बैठी रहती है और फिर अस्तित्व से सवाल करते हुए कहती है, नंदनी कैसी है अस्तित्व। अस्तित्व अपनी नजरें नीचे करके उसे लड़की को देखता है, जिसकी आंखों में एक उदासी थी, जिनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी। उसकी आंखों में नमी देखकर अस्तित्व का चेहरा जो अभी तक नॉर्मल था, उसकी आंखों में शक्ति आ जाती है और वह शक्ति के साथ अपनी बाहों में मौजूद उसे लड़की को देखकर कहता है, तुम खुद क्यों नहीं बात करती हो उससे, तुम खुद एक बार उसे जाकर क्यों नहीं बोलती। आखिर कब तक ऐसे खुद को दर्द देती रहोगी। अस्तित्व की बातों में आई शक्ति महसूस करके वह लड़की की आंख में जो नमी थी अब आंसू बनकर अपना सफर तय कर रही थी और वह अस्तित्व के सीने में अपना सर छुपा लेती है। अस्तित्व यह महसूस करके उसे अपने सीने में छुपा लेता है और काफी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, एक बार बात करके देखो उसे, जान वह जरूर तुम्हें माफ कर देगी और जो हुआ था गलती से हुआ था, जानबूझकर किसी से कुछ नहीं हुआ था। जान तुम अस्तित्व राजावत की बीवी हो, ऐसी छोटी छोटी बात पर इसे रोगी तो कैसे चलेगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है जान। उसकी बाहों में मौजूद वह लड़की भी अस्तित्व की बातें सुनकर अपना सर हमें हिलती है और फिर खुद को नॉर्मल करके अस्तित्व की आंखों में देखते हैं। अस्तित्व जब उसकी टिमटिमाती हुई आंखों देखा है तो एक बार उसकी आंखों में खुश हो जाता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है और कुछ ही वक्त में उन होठों के बीच की दूरियां मिट जाती है, एक दूसरे के होंठ मिल जाते हैं और काफी शिद्दत के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में अस्तित्व उसे लड़की के होठों को छोड़ता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे को चूम लेता है। थोड़ी ही देर में वह लड़की वैसे ही उसके गले लगे बैठी रहती है और कुछ ही वक्त में अस्तित्व को अपने सीने पर उसे लड़की की भरी सांस महसूस होती है। उसे एहसास हो गया था कि वह लड़की उसकी बाहों में जो मौजूद है वह सो चुकी है, इसलिए वह उसकी हरकत पर मुस्कुराता है और अपने कदम एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ा देता है। अस्तित्व जब सेक्रेट रूम से उसे लेटकर बाहर आता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द। वह क्या सोच रहा था यह वही जानता था। उसे नंदनी और ये लड़की दोनों ही जान से ज्यादा प्यारी है। वह नंदनी और इस लड़की की आंखों में आंसू जरा सा नहीं देख सकता था, लेकिन इस वक्त नंदनी और वह लड़की एक दूसरे से काफी खफा और नाराज भी थी। जिंदगी नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ आरएसआर एम्पायर रुद्रम इस वक्त अपने केबिन में अपनी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और ऊपर उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें उसकी छाती साफ दिखाई दे रही थी और वह अपने पूरे फोकस के साथ अपनी लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ देर में लैपटॉप बंद करके अपना सर अपनी चेयर के हेड रेस्ट से टिका देता है। उसने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके दोनों हाथ इस वक्त चेयर के इर्द गिर्द थे और उसने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ा कर रखा हुआ था। उसे अभी आंखें बंद किए कुछ वक्त ही हुए थे कि उसके कानों में चूड़ियों की खनकना और पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देती है। पहले तो रुद्रम उसे इग्नोर करता है, लेकिन उसे फिर से चूड़ियों की खनकना और पायलों की छन छन की आवाज बेहद करीबी से सुनाई देती है। तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखा है तो सामने इस वक्त हुकुम रानी सा एक राजस्थानी लिबास में मौजूद थी।
व्हाइट कलर का लहंगा और उसे पर पिंक कलर की चुन्नी और पिंक कलर की कुर्ती पहने वह उसके सामने खड़ी थी। पूरा साज श्रृंगार उन्होंने किया हुआ था, उनके माथे पर सिंदूर भरा हुआ था और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, पैरों में पायल थी, माथे पर बिंदी थी, होठों पर लिपस्टिक थी और वह काजल सी सनी आंखें जो हुकुम रानी सा को और भी खूबसूरत बना रही थी। रुद्रम अपनी आंखें खोलकर एक तक बस हुकुम रानी सा को देख रहा था और वही हुकुम रानी सा अपनी होठों पर मुस्कुराहट सजा हुई रुद्रम को देख रही थी। हुकुम रानी सा रुद्रम को देखते हैं जो उनमें खोया हुआ था, अपनी मीठी सी आवाज में रहती है, हुकुम सा हमें इस तरह से देखना बंद करिए, हम आपके ही हैं। हुकुम रानी सा की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे हमेशा से अपने सपने में एक हुकुम सा और एक हुकुम रानी सा दिखते थे जो कभी खून से लटपट होते थे, जो तो कभी उनके प्यार भरे मोमेंट्स दिखाई देते थे। रुद्रम को भी यह चीज बहुत पहले क्लियर हो गई थी कि वह हुकुम सा कोई और नहीं रुद्रम खुद है और वह हुकुम रानी सा कोई और नहीं उसकी जाना यानी कि नंदनी है। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका और नंदनी का आज से नहीं हमेशा से पिछले जन्म से नाता है। इस चीज को कभी रुद्रम ठुकरा नहीं पाया था। उस दिन पेंटिंग रूम में उसने नंदनी को देखा था और आज उसके सामने मेरा ही हुकुम रानी सा की लिबास में थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रम बिना पल के झुकाए अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था जो कि उसका प्यार और उसकी जाना थी। वही हुकुम रानी सा के चेहरे पर इस वक्त बेहद खूबसूरत सी स्माइल थी और वह रुद्रम को देखते हुए अपने कदम रुद्रम की तरफ बढ़ा देती है। रुद्रम भी हुकुम रानी सा का हाथ थाम लेता है और झटके से अपने पास खींचता है। हुकुम रानी सा इस झटके से संभाल नहीं पाती और वह सीधे रुद्रम की बाहों में जा गिरती है और वक्त रहते रुद्रम हुकुम रानी सा को संभाल लेता है और अपनी बाहों में ठीक से बैठा लेता है। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी और दोनों ही बेहद शिद्दत के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्रम हुकुम रानी सा की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहा था, मतलब उनकी ओर झुक रहा था और हुकुम रानी सा भी पीछे होते होते डेस्क टेबल से टकरा जाती है और रुद्रम भी हुकुम रानी सा पर एकदम लीन हो जाता है। रुद्रम की नजर हुकुम रानी सा के कैप्ते होंठ पर पड़ती है। उनके कैप्ते होंठ को देखकर रुद्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है, इसलिए वह हुकुम रानी सा के होठों के करीब बढ़ता है। उन दोनों की होंठ आपस में मिलते उससे पहले ही केबिन के डोर पर नॉक की आवाज आती है, जिससे रुद्रम की तंत्र टूटती है और वह इधर उधर पलटकर देखता है तो केबिन में कोई भी मौजूद नहीं था और ऐसा होते ही वह अपना हाथ बाल में ले जाकर फिरता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, रुद्रम सिंह राठौर के ख्यालों पर आपका पहरा बेहद गहरा होता जा रहा है हुकुम रानी सा, जो ये बताने के लिए काफी है कि हम आपके लिए कितने तड़प रहे हैं और अब वक्त आ गया है इस तड़प को खत्म करने का और वह बहुत जल्द खत्म होगी। ऐसा कहकर रुद्रम गहरी सांस लेता है और फिर से उसे केबिन के डोर पर नाक की आवाज आती है, जिसे वह अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब प्रकार कार्तिक और विष्णु अंदर आते हैं। रुद्रम ने ही दोनों को बुलाया था और दोनों जाकर रुद्र के पास सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्रम इन दोनों को एक नजर देखा है और दोबारा से अपनी नजर अपने लैपटॉप में कर लेता है और अपने सख्त आवाज में कहता है, वक्त आ गया है सबको ये बताने का कि राजस्थान के हुकुम सा वापस आ गए हैं और यह भी बताने का कि हुकुम सा की सियासत सिर्फ हुकुम सा की है, किसी और की नहीं। रुद्रम ये कुछ चंद अल्फाज का कर चुप हो जाता है। कार्तिक और विष्णु दोनों इस बात का मतलब बेहद अच्छे से समझ जाते हैं और वह दोनों ही रुद्रम की इशारा मिलते ही वहां से चले जाते हैं। वही रुद्रम अपनी केबिन में मौजूद अपने हाथ में सिगार लिए उसका कश ले रहा था और वह इस वक्त मिरर वॉल के पास खड़ा होकर पूरे राजस्थान को देख रहा था और राजस्थान को देखते हुए वह अपने मन में कहता है, और आपके सामने आने का भी वक्त आ चुका है हुकुम रानी सा, बहुत जल्द हमारे मुलाकात होगी और यह मुलाकात इतनी यादगार होगी कि आप इस मुलाकात को कभी भूल नहीं पाएंगे हुक्म रानी सा। ऐसा कहकर वह फिर से अपनी केबिन के मिरर वॉल के पास से खड़े पूरे राजस्थान के नज़ारे को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजावत अंपायर सेक्रेट रूम से बाहर आकर अस्तित्व अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगता है। अभी उसे काम करते हुए आधे घंटा ही हुआ था कि उसकी केबिन के डोर पर फिर से नॉक होता है। अस्तित्व वैसे ही अपनी ठंडी आवाज में जवाब देते हुए कहता है,
कम इन। अस्तित्व काम फिर से करने लगता है और भाई अस्तित्व का जवाब सुनकर अस्तित्व का असिस्टेंट अंदर आता है और उसके हाथ में इस वक्त एक कार्ड था। वह कार्ड अस्तित्व को बढ़ा देता है। अस्तित्व जब उसे कार्ड को देखा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे कार्ड को देखते हुए कहता है, तो मतलब हुकुम सा यहाँ आ चुके हैं और वह जल्दी हम सब से मिलना भी चाहते हैं। अच्छी बात है, इतने सालों बाद हुकुम साथ से मुलाकात करके हमें भी अच्छा लगेगा। असल में वह कार्ड कुछ और नहीं, एक पार्टी इनविटेशन कार्ड था जो कि 2 दिन बाद होने वाली थी। और यह पार्टी राजस्थान के हुकुम सा के आने की खुशी में थी। उसे इनविटेशन कार्ड को देखकर अस्तित्व कुछ देर तक देखता रहता है और फिर उसे कार्ड को इस डेस्क पर रखकर अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का ऑफिस। रुद्र में इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है और रुद्र में अपनी ठंडी आवाज में उसे अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब सुनकर विष्णु अंदर आता है और सर झुकाकर रुद्रम की चेयर के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रम अपना काम करते हुए एक नजर विष्णु को देखा है तो विष्णु वैसे ही खड़े हुए रुद्रम की बातों का इशारा समझकर वह उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, बॉस वह ट्रक ड्राइवर मिल चुका है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के हाथ जो लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वह रुक जाते हैं और वह अपनी निगाह उठाकर विष्णु की तरफ देखा है तो विष्णु भी उसे वक्त रुद्रम की आंखों में देखा है। रुद्रम की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से से लाल थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल खतरनाक थे और वह काफी गुस्से में लग रहा था। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझकर विष्णु रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहता है, जहां उसे होना चाहिए इस वक्त वहां मौजूद है और उसकी अच्छी खातिरदारी भी हो रही है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ हद तक नॉर्मल होते हैं लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वह झटके से अपनी चेयर से खड़ा होता है और उसे चेयर पर रखे अपने कोट को उठाकर पहना है और बेहद खतरनाक और लिए उस केबिन से कदम बाहर निकलता है। रुद्रम जब अपने केबिन से बाहर आता है तो इस वक्त उसके साथ जितने बॉडीगार्ड उसे फ्लोर पर मौजूद थे रुद्रम की प्रोटेक्शन के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कुछ दूरी बनाकर रुद्रम के साथ ही चलने लगते हैं। रुद्रम के एक साइड विष्णु था तो दूसरी साइड कार्तिक था। रुद्रम अपनी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए हुए अपने कदम लिफ्ट की ओर करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त थे और उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी। लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं और उसी के साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। रुद्रम अपना कदम अपनी कर के तरफ बढ़ता है और एक बॉडीगार्ड जाकर उसकी कर का डोर ओपन करता है और रुद्र काफी एटीट्यूड के साथ उसे कर में बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में उनका कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में उनका इसका काफिला आकर एक जंगल के पास से गुजरते हुए कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते हुए एक विला के पास रुकता है और वह विला का नाम ब्लैक विला था। यह विला रुद्रम का विला था जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जो लोग उसके साथ गद्दारी करते थे या फिर धोखेबाजी करते थे या उसे चीट करने की कोशिश करते थे तो उन लोगों को यहाँ लाकर सजा दी जाती थी। यह ब्लैक विला एक जंगली इलाके में था। यहाँ आसपास काफी ज्यादा घने जंगल थे और उसे घने जंगल के बीच यह मिला था। रुद्रम अपना कम उसे विला की तरफ बढ़ता है और वह विला पूरे काले कलर का था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था। रुद्रम अपना कम विला के बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर इस वक्त 2 लोग जंजीरों से बंधे हुए थे और उनकी हालत देखकर बताई जा सकती थी कि वह काफी ज्यादा जख्मी है। उनके जख्मों से खून निकल रहा था और उनकी चीखें रुद्र के कानों में जा रही थी। रुद्रम उसे बेसमेंट में जाकर एक चेयर जो कि किसी राजा महाराजा के जमाने की थी लिखे इस तरह की चेयर वहां पर मौजूद थी और वह उसे जगह पर रुद्रम जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अगले ही पल एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों शख्स जो जंजीरों से बंधे हुए थे वह अपनी नजर सामने उठाकर देखते हैं तो एक पल के लिए उनकी रूह कांपसी जाती है सामने देखकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 27 रॉकी एंड रुद्रम का गुस्सा। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का ऑफिस। रुद्र में इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है और रुद्र में अपनी ठंडी आवाज में उसे अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब सुनकर विष्णु अंदर आता है और सर झुकाकर रुद्रम की चेयर के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रम अपना काम करते हुए एक नजर विष्णु को देखा है तो विष्णु वैसे ही खड़े हुए रुद्रम की बातों का इशारा समझकर वह उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, बॉस वह ट्रक ड्राइवर मिल चुका है।
विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के हाथ जो लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वह रुक जाते हैं और वह अपनी निगाह उठाकर विष्णु की तरफ देखा है तो विष्णु भी उसे वक्त रुद्रम की आंखों में देखा है। रुद्रम की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से से लाल थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल खतरनाक थे और वह काफी गुस्से में लग रहा था। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझकर विष्णु रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहता है, जहां उसे होना चाहिए इस वक्त वहां मौजूद है और उसकी अच्छी खातिरदारी भी हो रही है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ हद तक नॉर्मल होते हैं लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वह झटके से अपनी चेयर से खड़ा होता है और उसे चेयर पर रखे अपने कोट को उठाकर पहना है और बेहद खतरनाक और लिए उस केबिन से कदम बाहर निकलता है। रुद्रम जब अपने केबिन से बाहर आता है तो इस वक्त उसके साथ जितने बॉडीगार्ड उसे फ्लोर पर मौजूद थे रुद्रम की प्रोटेक्शन के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कुछ दूरी बनाकर रुद्रम के साथ ही चलने लगते हैं। रुद्रम के एक साइड विष्णु था तो दूसरी साइड कार्तिक था। रुद्रम अपनी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए हुए अपने कदम लिफ्ट की ओर करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त थे और उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी। लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं और उसी के साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। रुद्रम अपना कदम अपनी कर के तरफ बढ़ता है और एक बॉडीगार्ड जाकर उसकी कर का डोर ओपन करता है और रुद्र काफी एटीट्यूड के साथ उसे कर में बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में उनका कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में उनका इसका काफिला आकर एक जंगल के पास से गुजरते हुए कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते हुए एक विला के पास रुकता है और वह विला का नाम ब्लैक विला था। यह विला रुद्रम का विला था जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जो लोग उसके साथ गद्दारी करते थे या फिर धोखेबाजी करते थे या उसे चीट करने की कोशिश करते थे तो उन लोगों को यहाँ लाकर सजा दी जाती थी। यह ब्लैक विला एक जंगली इलाके में था। यहाँ आसपास काफी ज्यादा घने जंगल थे और उसे घने जंगल के बीच यह मिला था। रुद्रम अपना कम उसे विला की तरफ बढ़ता है और वह विला पूरे काले कलर का था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था। रुद्रम अपना कम विला के बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर इस वक्त दो लोग जंजीरों से बंधे हुए थे और उनकी हालत देखकर बताई जा सकती थी कि वह काफी ज्यादा जख्मी है। उनके जख्मों से खून निकल रहा था और उनकी चीखें रुद्र के कानों में जा रही थी। रुद्रम उसे बेसमेंट में जाकर एक चेयर जो कि किसी राजा महाराजा के जमाने की थी लिखे इस तरह की चेयर वहां पर मौजूद थी और वह उसे जगह पर रुद्रम जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अगले ही पल एक दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी और की नहीं एक शेर की थी जिसका नाम रॉकी था। रॉकी जाकर रुद्रम के बराबर में बैठ गया था और वही रुद्रम शान से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। एक बॉडीगार्ड जाकर रुद्र को उसके हाथ में उसका सिगार थमता है और फिर जाकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है और रुद्रम भी अपने शिकार को जलाकर उसकी कश भरने लगता। और रॉकी को देखकर जो दो लोग सामने जंजीर में बंधे हुए थे जो काफी जख्मी हालत में थे वह कांप रहे थे क्योंकि दिखने में रॉकी बिल्कुल खतरनाक था और वह रुद्रम की चेयर से अलग कर ही बैठा हुआ था। रुद्रम के आसपास से निकल रही वह खतरनाक वाइब देखकर वैसे भी वह लोग कांप रहे थे। विष्णु और कार्तिक भी वहीं मौजूद थे। रुद्रम अपने सिगार के कश भरते हुए विष्णु को कुछ इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उन दोनों के करीब बढ़ता है जो लोग इस वक्त जंजीर से बंधे हुए थे। विष्णु अपना कदम उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उन दोनों के ऊपर कोट बरसने लगता है। उन दोनों की चीखें रुद्रम के कानों तक पहुंच रही थी और यह चीखें ही रुद्रम को सुकून पहुंच रही थी। कुछ ही देर में विष्णु रुकता है और उन दोनों की हालत को देखता है जो अब अधमरी हो गई थी। विष्णु को रुकता देखकर रुद्रम अपनी निगाह उठाकर उन लोगों की तरफ देखा है तो रुद्रम की निगाह देखकर वह दोनों फिर से कांप जाते हैं और खुद को छोड़ने की गुहार करने लगते हैं लेकिन रुद्रम उन पर जरा भी दया नहीं दिखता और विष्णु को फिर से इशारा करता है और रुद्रम के इशारे का कर विष्णु उन्हें फिर से टॉर्चर करने लगता है। रुद्रम फिर से इशारा करता है और विष्णु रुक जाता है और अपनी नजर उठाकर रुद्रम की तरफ देखा है तो रुद्रम विष्णु को कुछ इशारा करता है और रुद्रम का इशारा समझकर विष्णु उनमें से एक आदमी को उसे जगह ले आता है जहां पर काफी बड़े टब में खोलता हुआ पानी था और वह अभी भी उबल रहा था। उसे पानी को देखकर उसे शख्स की हालत और खराब हो जाती है और वह फिर से अपने आप को छोड़ने की गुहार करने लगता है लेकिन रुद्रम और ना विष्णु के दिल में उसे देखकर जरा भी दया आती है। वह लोग वैसे ही उसे तब के पास लेकर जाते हैं कि अगले ही पल रुद्रम की खतरनाक आवाज उन लोगों के कान में पड़ती है। किसके कहने पर किया था तुमने वह एक्सीडेंट?
रुद्रम का सवाल सुनकर वह आदमी जो उबलते हुए पानी के पास था वह अभी भी खामोश रहता है कि रुद्रम विष्णु को कुछ इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स का असर उसे खोलते हुए पानी में डाल देता है और अगले ही पल एक खौफनाक चीख उन सभी के कानों में सुनाई देती है। विष्णु उसे शख्स का कर उसे उबलते हुए पानी से फिर से बाहर लाता है तो उसे शख्स के चेहरे की सारी स्किन इस वक्त एकदम लाल हो गई थी और कुछ कुछ जगह पर तो छाले पड़ने लग। विष्णु उसे शख्स का कर उसे उबलते हुए पानी से फिर से बाहर लाता है तो उसे शख्स के चेहरे की सारी स्किन इस वक्त एकदम लाल हो गई थी और कुछ कुछ जगह पर तो छाले पड़ने लगे थे। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था और उसकी ठीक है अभी भी जारी थी। उन चीखों पर किसी ने भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि सभी जानते थे कि उसे शख्स ने जो गुनाह किया है वह गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। वहां हाल में जितने भी बॉडीगार्ड मौजूद थे उन सभी की निगाहें उसे शख्स पर टिकी हुई थी और वह शख्स वैसे ही चीखे जा रहा था, चिल्लाई जा रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था क्योंकि उसने ऐसा गुनाह ही किया था। उसे शख्स की चीखें इतनी जोरदार थी कि कोई भी आम इंसान सुनता तो उसका दिल दहल जाता, लेकिन यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड मौजूद थे उन सभी की आंखें सख्त थी और वह लोग अपनी सख्त नजरों से उसे शख्स को घूर रहे थे। अभी भी वह शख्स चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसकी चीख में और इजाफा होता है जब विष्णु एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड अपने हाथों में नमक लिए आता है और उस शख्स के पूरे चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ मसल देता है। दूसरा शख्स जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था वह अपने साथी की इतनी खतरनाक चीज और उसके साथ इतना बेदर्दी भारत जुल्म देखकर वह अपनी निगाह रुद्रम की तरफ करता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उसे कहता है, हमने हम ने ये सब बड़ी ब्रिजेश सिंह के कहने पर किया था। उस लड़की का एक्सीडेंट। रुद्रम जो अपनी उसे सोफे पर बैठे अपने सिगार का कस ले रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं ब्रिजेश सिंह का नाम सुनकर। उसकी आंखें खून से ज्यादा लाल और चेहरे पर उभरती हुई नशे और हाथों में बंधती हुई वह मुट्ठियां ये सब जाहिर कर रही थी कि रुद्रम को गुस्सा आ रहा था और वह भी बेतहाशा आ रहा था। अचानक ही उसे जगह का टेम्परेचर गिरने लगता है जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि रुद्रम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। रुद्रम कुछ पल तक यूं ही खामोश रहता है और अगले ही पल वह खतरनाक आवाज में कहता है, शेर ने जंगल में आना क्या छोड़ गीदड़ों को लगने लगा कि जंगल पर उनका राज है और अब वक्त आ गया है कि शेर वापस से अपने जंगल पर अपना कदम रखे। रुद्रम की यह बात वहां मौजूद विष्णु, कार्तिक और बॉडीगार्ड जितने भी मौजूद थे उन लोगों ने बखूबी समझ ली थी कि रुद्र के कहने का मतलब क्या था। रुद्रम अपने सोफे से खड़ा होता है और अपने कदम उस शख्स की ओर बढ़ा देता है जिसने रुद्र को वह बात बताई थी। जिस शख्स को विष्णु ने उसे खोलते हुए पानी में डाला था और उसकी चमड़ी उधर गई थी, वैसे ही रुद्रम उसे शख्स को पकड़ता है और घसीटते हुए एक जगह ले जाकर धक्का दे देता है और हर एक बात को गुस्से में चलते हुए कहता है, ब्रिजेश सिंह के कहने पर तूने मेरी जाना को चोट पहुंचाई और तूने उसे अस्पताल में भी करने की कोशिश की। क्या मेरा खौफ खत्म हो चुका है तुम सबके दिल में से? क्या तुम सब भूल चुके हो कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और हमेशा मैं रहूंगा। जंगल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर राज कर सकता है और वह यानी कि मैं हूँ, रुद्रम सिंह राठौड़ है। इस राजस्थान पर कल भी मेरा हक था और आज भी मेरा हक है और हमेशा इस पर मेरा हक रहेगा। कोई भी आकर एरा गैरा इस पर अपना हक नहीं जाता सकता। और उसे ब्रिजेश सिंह और भैरव सिंह औकात तो उनको अब मैं दिखाऊंगा कि रुद्रम सिंह राठौर की मोहब्बत पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर रुद्रम विष्णु को इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स को घसीटते हुए लाता है और वापस उसी खोलते हुए पानी में डालकर उसके चेहरे को कुछ वक्त बाद निकलता है और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड विष्णु का इशारा समझकर वैसे ही उसके चेहरे पर अपने हाथों में नमक भरे हुए हाथों को उसके चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ में चलता है और इसी के साथ बेहद दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगते हैं। और रुद्र रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर वह दोनों शख्स की तरफ बढ़ता है जो शख्स जिनके चेहरे पर की चमड़ी उड़ी हुई थी और उनकी चीखें अभी भी साफ बयां कर रही थी उनके दर्द को, लेकिन रुद्रम अपनी जाना की दर्द के आगे इन सभी के दर्द को इग्नोर करते हुए रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर उन दोनों इंसानों के पास जाता है और उन पर बिना वार्निंग के झपट पड़ता है। इसी के साथ उनकी चीखें जो थी वह शांत हो जाती है और रुद्रा वहां से अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है और बाहर जाने से पहले वह बॉडीगार्ड को इशारा करके जाता है कि वह ये सब चीज हुई क्लीन करके पहले जैसा कर दे।
रुद्रम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसकी मोहब्बत पर आंख उठाकर देख, वह उसे कल भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। रुद्रम अपनी नंदनी पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह तो फिर भी ये लोग नंदनी की जान के पीछे पड़े थे, उनका हश्र तो ये होना ही था। आज नहीं तो कल यह उनके साथ होना ही था। यह वही लोग थे जिन्होंने नंदनी का एक्सीडेंट किया था ट्रक से, और नंदनी को मरा हुआ समझकर जा चुके थे, लेकिन जब पता चला कि नंदनी जिंदा है तो वह लोग अस्पताल में भी आए हुए थे दोबारा से नंदनी को करने के लिए, लेकिन वक्त रहते अस्तित्व में नंदनी को अपने साथ वहां से राजस्थान में आया था। इसलिए मेरा सही सलामत थी और वह इस वक्त राजस्थान में थी। और रुद्रम को ये पता चला कि यह लोग उसकी जाना के पीछे हाथों के पड़े हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं। ये जानकर उसका खून खालसा उठता, क्योंकि वह अपनी जाना पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। रुद्रम की जान बसती थी। नंदनी ने यह बात बस कुछ ही लोग जानते थे। रुद्रम ने हमेशा से नंदनी को चाहा था, ये बात भी कुछ लोग जानते थे, बस गिने चुने लोग। लेकिन उसके दुश्मनों को नंदनी की खबर कैसे लगी, यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाई जा रही थी कि जरूर होना हो कोई घर का ही दुश्मनों से मिल चुका है। और यह बात उसे जल्द से जल्द पता करनी थी, क्योंकि वह नंदनी को कुछ भी होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उसकी जान थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी हुक्मरानी थी। रुद्रम अपने कदम उसे हवेली से बाहर लेकर आता है और अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसी के साथ विष्णु और कार्तिक भी इस करके फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। पैसेंजर सीट पर कार्तिक बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर विष्णु वह कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार का काफिला आगे चल पड़ता है और रुद्रम अपनी कार में बैठा हुआ अपना सर कर की बैक सीट से का हुए कर की सीलिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह सोच क्या रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने नंदनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय। प्लीज जब हम कहते हैं तभी आप लोग कमेंट करते हो, ऐसे करते ही नहीं हो। प्लीज कमेंट करके बताया करो कि चैप्टर कैसा लग रहा है आपको, प्लीज बताया करो। 28 नंदनी की पुरानी यादें और नंदनी का पियानो बजाना। अब आगे, ब्रिजेश सिंह के कहने पर तूने मेरी जाना को चोट पहुंचाई और तूने उसे अस्पताल में भी करने की कोशिश की। क्या मेरा खौफ खत्म हो चुका है तुम सबके दिल में से? क्या तुम सब भूल चुके हो कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और हमेशा मैं रहूंगा। जंगल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर राज कर सकता है और वह यानी कि मैं हूँ, रुद्रम सिंह राठौड़ है। इस राजस्थान पर कल भी मेरा हक था और आज भी मेरा हक है और हमेशा इस पर मेरा हक रहेगा। कोई भी आकर एरा गैरा इस पर अपना हक नहीं जाता सकता। और उसे ब्रिजेश सिंह और भैरव सिंह औकात तो उनको अब मैं दिखाऊंगा कि रुद्रम सिंह राठौर की मोहब्बत पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर रुद्रम विष्णु को इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स को घसीटते हुए लाता है और वापस उसी खोलते हुए पानी में डालकर उसके चेहरे को कुछ वक्त बाद निकलता है और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड विष्णु का इशारा समझकर वैसे ही उसके चेहरे पर अपने हाथों में नमक भरे हुए हाथों को उसके चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ में चलता है और इसी के साथ बेहद दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगते हैं। और रुद्र रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर वह दोनों शख्स की तरफ बढ़ता है, जो शख्स जिनके चेहरे पर की चमड़ी उड़ी हुई थी और उनकी चीखें अभी भी साफ बयां कर रही थी उनके दर्द को। लेकिन रुद्रम अपनी जाना की दर्द के आगे इन सभी के दर्द को इग्नोर करते हुए रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर उन दोनों इंसानों के पास जाता है और उन पर बिना वार्निंग के झपट पड़ता है। इसी के साथ उनकी चीखें जो थी वह शांत हो जाती है और रुद्रा वहां से अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है और बाहर जाने से पहले वह बॉडीगार्ड को इशारा करके जाता है कि वह ये सब चीज हुई क्लीन करके पहले जैसा कर दे। रुद्रम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसकी मोहब्बत पर आंख उठाकर देख, वह उसे कल भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। रुद्रम अपनी नंदनी पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह तो फिर भी ये लोग नंदनी की जान के पीछे पड़े थे, उनका हश्र तो ये होना ही था। आज नहीं तो कल यह उनके साथ होना ही था। यह वही लोग थे जिन्होंने नंदनी का एक्सीडेंट किया था ट्रक से, और नंदनी को मरा हुआ समझकर जा चुके थे, लेकिन जब पता चला कि नंदनी जिंदा है तो वह लोग अस्पताल में भी आए हुए थे दोबारा से नंदनी को करने के लिए, लेकिन वक्त रहते अस्तित्व में नंदनी को अपने साथ वहां से राजस्थान में आया था। इसलिए मेरा सही सलामत थी और वह इस वक्त राजस्थान में थी।
और रुद्रम को ये पता चला कि यह लोग उसकी उसकी जाना के पीछे हाथों के पड़े हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं। ये जानकर उसका खून खौलसा उठता, क्योंकि वह अपनी जाना पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। रुद्रम की जान बसती थी। नंदिनी ने यह बात बस कुछ ही लोग जानते थे। रुद्रम ने हमेशा से नंदिनी को चाहा था, ये बात भी कुछ लोग जानते थे, बस गिने चुने लोग। लेकिन उसके दुश्मनों को नंदिनी की खबर कैसे लगी, यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाई जा रही थी कि जरूर होना हो कोई घर का ही दुश्मनों से मिल चुका है। और यह बात उसे जल्द से जल्द पता करनी थी, क्योंकि वह नंदिनी को कुछ भी होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उसकी जान थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी हुक्मरानी थी। रुद्रम अपने कदम उसे हवेली से बाहर लेकर आता है और अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसी के साथ विष्णु और कार्तिक भी इस करके फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। पैसेंजर सीट पर कार्तिक बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर विष्णु वह कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार का काफिला आगे चल पड़ता है और रुद्रम अपनी कार में बैठा हुआ अपना सर कर की बैक सीट से का हुए कर की सीलिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह सोच क्या रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने नंदिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। रुद्रम के चेहरे पर अनायासी एक मुस्कुराहट हटा दे और उसकी मुस्कुराहट को देखकर विष्णु और कार्तिक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुरा जाता दे। वह दोनों जानते थे कि रुद्रम होना हो जरूर नंदिनी के बारे में ही सोच रहा है। कुछ ही देर में उनकी कार का काफिला जाकर रुद्रम के प्राइवेट विला पर रुकता है और दूधरंग अपनी कार से उतरकर अपना कदम अपनी विला की तरफ बढ़ा देता है और अपने रूम में जाकर सबसे पहले वह फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था और अपर बॉडी उसकी पूरी तरह से नकद थी। उसकी छाती पर राइट साइड में बन जाना का टैटू पूरी तरह से साइन कर रहा था और उसकी वह गठिली बॉडी बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके वह एक पैक अबैस जिस पर टिहरी पानी की बूंदें उसको और भी सेक्सी बना रही थी। रुद्रम के हाथ में इस वक्त एक टॉवल था जो अपने बालों को पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। वह बाहर आकर अपनी टॉवल को वही रख एक स्टैंड पर टांग देता है और मिरर में देखते हुए खुद के बालों को अच्छे से कोम करता है। फिर एक नज़र खुद को मिरर में देखकर वहां से अपने कदम उसे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली। नंदिनी इस वक्त अपने रूम में थी और वह अपने रूम में बैठी चहलकदमी कर रही थी। मेरा इस वक्त काफी बेचैन नजर आ रही थी और वह अपनी बेचैनी को कम करने के लिए इधर उधर टहल रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। नंदिनी अपने कदम अपने रूम से निकलती है और वह आज पूरा राजावत विला देखने का तय करती है। इसलिए वह लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड जाने लगती है। उसकी रूम के बगल में ही उसकी आस्था देखकर नहीं था और उसे फ्लोर पर ऋषि का भी रूम था, उसके भाई का। ये तीनों रूम लेफ्ट साइड में था आज था और ऋषि के रूम से होते हुए नंदिनी अपने कदम राइट साइड में बढ़ती है तो वहां पर भी 3 रूम थे। एक रूम जिसमें लॉक लगा हुआ था, दूसरा रूम एक जिसमें काफी सारे म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और तीसरी रूम में पेंटिंग की काफी सारी चीज रखी गई थी। तीसरी रूम को देखकर नंदिनी की आंखों में चमक से आ गई। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। चमक तो उसकी म्यूजिक रूम को भी देखकर आ गई थी, क्योंकि नंदिनी यानी कि सिया को पेंटिंग और म्यूजिक का बेहद शौक था। क्योंकि सिया हमेशा से अकेले रहती आई थी और वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए म्यूजिक और पेंटिंग का ही सहारा लेती थी। उसके अकेलेपन के साथ ही अगर कोई था तो एक म्यूजिक था, दूसरा पेंटिंग था। सिया को पेंटिंग बहुत अच्छी बनाने आती थी, उसे नेचर बखूबी बहुत पसंद थी और वह उन्हें काफी बारीकी से बहुत अच्छी तरह से अपनी पेंटिंग में उतरती थी। सिया को म्यूजिक में ये पसंद था, गिटार बजाना, पियानो बजाना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। मेरा सबसे पहले जाकर म्यूजिक रूम में जाती है, वहाँ काफी सारी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, जैसे वायलिन, गिटार, पियानो, वीणा, तबला, ये सभी चीज, ड्रम, ये सभी चीज वहाँ रखी हुई थी। इन सभी चीजों को देखकर नंदिनी की आंखों में एक चमक से आ गई। इस वक्त सभी लेडीज अपने रूम में थी और वैसे भी म्यूजिक रूम और पेंटिंग रूम साउंड प्रूफ था, तो उसे रूम में जो भी म्यूजिक बजता था उसकी आवाज बाहर नहीं जाती थी। इसलिए मीरा तय करती है कि वह आज पियानो बजाएगी।
इसलिए वह पियानो के पास जाती है और उसे छूकर अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। नंदनी को आज भी याद था जब इससे पहले वाले जन्म में, यानी कि जब वह सिया थी, तब उसे पियानो बजाने का बेहद शौक था। वह पियानो बजाने के लिए सिर्फ संडे का इंतजार करती थी, क्योंकि सिर्फ संडे के दिन उसे पियानो बजाने के लिए मिलता था और वह एक म्यूजिक रूम था। संडे को वह म्यूजिक रूम बंद रहता था और सिया उसे म्यूजिक रूम के ऑनर से जाकर बात करती थी ताकि उसको पियानो बजाने का मौका मिले, और वह रूम मास्टर सिया को पियानो बजाने की परमिशन दे दिया करता था। सिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खुद का पियानो खरीद पाती या खुद का गिटार खरीद पाती। हाँ, उसे इन सभी चीजों का बेहद शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसने टाइम किसी के साथ काटा है तो वह उसकी पेंटिंग थी, पेंटिंग कलर्स। सिया सिर्फ हर संडे ही पियानो या गिटार बजा पाती थी, ऐसे उसे नॉर्मली किसी दिन नहीं मिलता था, बस सिर्फ संडे के दिन ही, वह भी कभी कभी महीने में 1 या 2 बार। हर संडे को उसे मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि या तो कभी वह किसी आश्रम की काम की वजह से बिजी रहती है या फिर बीमार रहती, इस वजह से नहीं जा पाती थी। इसलिए नंदनी पियानो को देखकर अपनी आंखों में चमक लिए पियानो को देख रही थी और वह पियानो के करीब पहुंच जाती है और उसे पर अपनी उंगलियां चलने लगती है। अगले ही पल उसे रूम में एक बेहद प्यारी मगर मीठी आवाज गूंजती है। वह आवाज किसी और की नहीं, मेरा की थी। मेरा अपनी आंखें बंद करके उसे आवाज को महसूस करके गती है। हाँ, आ, ओ, ओ, मैं जान ये वार दून, हर जीत भी हार दून, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दून, मैं जान ये वार दून, हर जीत भी हार दून, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दून, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ, हम काफिरों को खुदा, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ, हम काफिरों को खुदा, हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ हाँ आ आ ओ आ मेरा ये सॉन्ग अपने इस जन्म के लिए गा रही थी, क्योंकि इस जन्म में उसे प्यार करने वाली फैमिली और इतने प्यार करने वाला भाई और भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी इस जन्म में, और वह अपने उसे प्यार से भी मिलने वाली थी, जिस प्यार की कल्पना वह कभी अपनी असली जीवन में शिया बनाकर करती थी कि उसे उतना ही प्यार करने वाला हमसफर मिले। लेकिन उसे जन्म में शिया बंद करना सही, लेकिन इस जन्म में नंदनी बनाकर उसे वह हमसफर और वह प्यार मिलने वाला था और बहुत जल्द मिलने वाला था। नंदनी अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है, तो वह गहरी सांस लेकर उसे म्यूजिक रूम से निकल जाती है। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। वहाँ काफी सारी सीट रखी हुई थी, पेज रखे हुए थे, स्टैंड रखे हुए थे और वहाँ काफी सारे कलर्स भी रखे हुए थे। हाँ, वहाँ पर थोड़ी धूल जमा हुई थी, क्योंकि आस्था को भी पेंटिंग का बहुत शौक था और वह भी पेंटिंग किया करती थी, लेकिन इन दिनों वह इधर करके काफी बिजी हो गई थी, इसलिए वह पेंटिंग नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसे रूम में हल्की हल्की गार्ड आ गए थे। मेरा अपना कम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ती है और वह अंदर जाती है और अपनी आंखों में चमक लिए वह उस पूरे रूम को देखते हैं, जो कि पेंटिंग्स कलर्स से भरा हुआ था। हर जगह पेंटिंग्स बनी हुई रखी हुई थी, कुछ सीट्स ब्लैक रखी हुई थी, कुछ स्टैंड पर 1-2 पेंटिंग बनी हुई रखी थी जो कि सूखने के लिए रखी, और कुछ पेंटिंग्स थी जिन पर अभी कुछ वक्त बाकी थी। नंदनी अपने कदम एक खाली सीट की तरफ बढ़ती है और उसमें से एक सीट और कुछ कलर्स चुनकर चूज करके अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। थोड़ी देर में अपने रूम में पहुंचती है और वह सेट को रखकर दोबारा आती है पेंटिंग रूम की तरफ और दोबारा कुछ सामान जो जरूरत का था वह लेकर जाती है और अपनी बालकनी में उसे स्टैंड को रखकर उसे पर एक ब्लैक व्हाइट शीट रखकर और पास में राखी टेबल पर अपने सारे कलर्स को रख देती है और फिर से अपनी आंखें बंद करती है, तो उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा घूम जाता है और मेरा उसे शख्स का चेहरा अपनी पेंटिंग के थ्रू उसे पेपर पर उतरने लगते हैं। हालांकि नंदनी की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन मीरा भरपूर कोशिश कर रही थी कि वह उस शख्स का चेहरा उसे पेंटिंग पर उतर सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं उसे, और वह 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी मेहनत को देखने के लिए अपनी आंखें खुलती है, तो उसकी आंखें उसे पेंटिंग पर ठहर सी जाती है, क्योंकि उसे पेंटिंग में कोई और नहीं हुकुमसा है जिसकी पेंटिंग नंदनी ने उतारी थी, वह हुकुमसा है। नंदनी
कुछ पल ता हुकुमसा को निहारती रहती है और हुकुमसा की वह गहरी कत्थई सी आंखें न जाने क्यों नंदनी को कहीं देखी सी लग रही थी। वह पहचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह पेंटिंग उसे न जाने क्यों वह शख्स उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पेंटिंग में उसे मौजूद शख्स को वह सामने से देख चुकी थी लेकिन वह याद ही नहीं आ रहा था कि उसने उसे शख्स को कहाँ देखा है। खैर नंदनी उसे पेंटिंग को कुछ पल तक निहारती रहती है और फिर सारे कलर्स को समेटकर उसे पेंटिंग को एक अच्छे से कर करके पॉलिथीन के थ्रू करती है और उसको वैसे ही अपनी बालकनी में छोड़ देती है और अपने कदम अपनी वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। कुछ पल में वह फ्रेश होकर आती है कि अगले पल उसके कमरे के दरवाजे पर नौकरी आवाज आती है। इस वक्त रात हो चुकी थी और दरवाजे पर एक नौक खड़ी थी जो कि नंदनी को खाने के लिए बुलाना आई थी। मेरा भी उसकी बात सुनकर अपना सर हमें हिलती है और उसी के साथ चली जाती है नीचे खाना खाने के लिए। नंदनी नीचे जाकर सबके साथ हंसी खुशी खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में आती है और वापस बालकनी में बैठ जाती है। वहां बैठकर उन ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए मेरा उसे चांद को देखती रहती है और फिर एक नज़र उसे पेंटिंग को देती है और अपने कम बेड की तरफ बढ़ा देती है और अपनी मेडिसिन लेकर सो जाती है। अब देखते हैं आगे चल क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना सपोर्ट यूं ही मेरी कहानी के साथ बनाए रखिए। 29 अभिषेक की एंट्री एंड तीज का फास्ट। मेरा ये सॉन्ग अपने इस जन्म के लिए गा रही थी क्योंकि इस जन्म में उसे प्यार करने वाली फैमिली और इतने प्यार करने वाला भाई और भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी इस जन्म में और वह अपने उसे प्यार से भी मिलने वाली थी जिस प्यार की कल्पना वह कभी अपनी असली जीवन में शिया बनाकर करती थी कि उसे उतना ही प्यार करने वाला हमसफर मिले। लेकिन उसे जन्म में शिया बंद करना सही लेकिन इस जन्म में नंदनी बनाकर उसे वह हमसफर और वह प्यार मिलने वाला था और बहुत जल्द मिलने वाला था। नंदनी अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ आता है तो वह गहरी सांस लेकर उसे म्यूजिक रूम से निकल जाती है। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। वहां काफी सारी सीट रखी हुई थी, पेज रखे हुए थे, स्टैंड रखे हुए थे और वहां काफी सारे कलर्स भी रखे हुए थे। हाँ, वहां पर थोड़ी धूल जमा हुई थी क्योंकि आस्था को भी पेंटिंग का बहुत शौक था और वह भी पेंटिंग किया करती थी लेकिन इन दिनों वह इधर करके काफी बिजी हो गई थी इसलिए वह पेंटिंग नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसे रूम में हल्की हल्की गार्ड आ गए थे। मेरा अपना कम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ती है और वह अंदर जाती है और अपनी आंखों में चमक लिए वह उस पूरे रूम को देखते हैं जो कि पेंटिंग्स कलर्स से भरा हुआ था। हर जगह पेंटिंग्स बनी हुई रखी हुई थी, कुछ सीट्स ब्लैक रखी हुई थी, कुछ स्टैंड पर एक दो पेंटिंग बनी हुई रखी थी जो कि सूखने के लिए रखी और कुछ पेंटिंग्स थी जिन पर अभी कुछ वक्त बाकी थी। नंदनी अपने कदम एक खाली सीट की तरफ बढ़ती है और उसमें से एक सीट और कुछ कलर्स चुनकर चूज करके अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। थोड़ी देर में अपने रूम में पहुंचती है और वह सेट को रखकर दोबारा आती है पेंटिंग रूम की तरफ और दोबारा कुछ सामान जो जरूरत का था वह लेकर जाती है और अपनी बालकनी में उसे स्टैंड को रखकर उसे पर एक ब्लैक व्हाइट शीट रखकर और पास में राखी टेबल पर अपने सारे कलर्स को रख देती है और फिर से अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा घूम जाता है और मेरा उसे शख्स का चेहरा अपनी पेंटिंग के थ्रू उसे पेपर पर उतरने लगते हैं। हालांकि नंदनी की आंखें अभी भी बंद थी लेकिन नंदनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि वह उस शख्स का चेहरा उसे पेंटिंग पर उतर सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं उसे और वह 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी मेहनत को देखने के लिए अपनी आंखें खुलती है तो उसकी आंखें उसे पेंटिंग पर ठहर सी जाती है क्योंकि उसे पेंटिंग में कोई और नहीं हुकुमसा है जिसकी पेंटिंग नंदनी ने उतारी थी वह हुकुमसा है। नंदनी कुछ पल ता हुकुमसा को निहारती रहती है और हुकुमसा की वह गहरी कत्थई सी आंखें न जाने क्यों नंदनी को कहीं देखी सी लग रही थी। वह पहचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह पेंटिंग उसे न जाने क्यों वह शख्स उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पेंटिंग में उसे मौजूद शख्स को वह सामने से देख चुकी थी लेकिन वह याद ही नहीं आ रहा था कि उसने उसे शख्स को कहाँ देखा है। खैर नंदनी उसे पेंटिंग को कुछ पल तक निहारती रहती है और फिर सारे कलर्स को समेटकर उसे पेंटिंग को एक अच्छे से कर करके पॉलिथीन के थ्रू करती है और उसको वैसे ही अपनी बालकनी में छोड़ देती है और अपने कदम अपनी वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। कुछ पल में वह फ्रेश होकर आती है कि अगले पल उसके कमरे के दरवाजे पर नौकरी आवाज आती है। इस वक्त रात हो चुकी थी और दरवाजे पर एक नौक खड़ी थी जो कि नंदनी को खाने के लिए बुलाना आई थी। मेरा भी उसकी बात सुनकर अपना सर हमें हिलती है और उसी के साथ चली जाती है नीचे खाना खाने के लिए।
नंदनी नीचे जाकर सबके साथ हंसी खुशी खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में आती है और वापस बालकनी में बैठ जाती है। वहां बैठकर उन ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए मीरा उसे चांद को देखती रहती है और फिर एक नज़र उसे पेंटिंग को देती है और अपने कम बेड की तरफ बढ़ा देती है और अपनी मेडिसिन लेकर सो जाती है। अगली सुबह राजावत हवेली, सुबह के 4 बजे। लिसन एवरीवन, हमें कोई आइडिया नहीं है ये तीज का व्रत को लेकर, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गूगल से मिली है वह चीज हम बताएंगे। अगर कुछ गलती होगी तो जरूर माफ करिएगा। इस वक्त सूर्योदय का समय था और राजावत हवेली की सारी औरतें तैयार थी। उनके हाथों में थाली थी जिसमें खाने के सामान रखे गए थे और यह व्रत वह लोग सूर्योदय से पहले रखते थे। अगले सूर्योदय तक इस व्रत को तोड़ना था। यह व्रत पूरा 24 घंटे रहने वाला था। तो इस वक्त घर की सभी औरतें थी सिर्फ नंदनी को छोड़कर, क्योंकि उसका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पर बैंडेज बंधी हुई थी और उससे भी आराम की जरूरत थी और वह मेडिसिन भी ले रही थी। इसलिए नंदनी को छोड़कर सभी लोग थे, मतलब सभी औरतें थी। तीज का व्रत, यहाँ तक की आस्था भी। जहाँ तक मान्यता है इस तीज व्रत की, तो इस व्रत को सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो सभी अपनी आने वाली जीवन में सब चीज सुख और समृद्धि के लिए रख रहे थे यह व्रत। सभी औरतें एक साथ मिलकर पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह लोग सरगी में खाने वाली सभी चीज रखी गई थी एवं पानी में जूस वगैरह और नारियल पानी भी रखा गया था, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे रहने वाला था और 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए बिताना था सबको। सुनंदा राजावत यह नंदनी की दादी जी है और इन्होंने भी इस वक्त तीज का व्रत रखा हुआ था। आकृति की सोनाली जी और अर्पित जी और आस्था ये सभी वहीं मौजूद थी। इन लोगों ने सभी सरगी खाकर पूजा की। पूजा करने के बाद ये लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। वही नंदनी अपनी डेली रूटीन किसी हिसाब से उठती है और फिर फ्रेश वगैरह होकर नीचे आती है। तो उसे पता था कि आज सभी घर की बड़ी औरतें तीज का व्रत रखने वाली है उसे, एवं ये भी पता था कि आस्था भी ये तीज का व्रत रखेंगी। नंदनी ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है तो घर के सभी जेंट्स बैठे हुए थे। नंदनी भी जाकर उन सभी के साथ बैठ जाती है। मीरा के दादाजी नंदनी को देखते हैं तो उसे अपने पास बुला लेते और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने बगल में बैठा लेते हैं और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी को इन सभी का नाम बता देता हूँ कि किसका क्या नाम है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मैं इन लोगों का नाम मेंशन नहीं करती। इस वजह से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका पेरेंट है। नंदनी के दादाजी राजवर्धन राजावत, उनकी बीवी सुनंदा राजावत, नंदनी की दादाजी दादी जी, नंदनी के बड़े पापा अखंड राजावत और उनकी बीवी यानी कि नंदनी की बड़ी मम्मी आकृति राजावत, नंदनी के पापा ओमकार राजावत, मीरा की मां सोनाली राजावत। इनकी बस एक ही औलाद है और वह है, इनकी एक ही औलाद है, नंदनी राजावत। नंदनी के चाचा आयुष्मान राजावत और उनकी बीवी अर्पिता राजावत। अस्तित्व राजावत और आस्था राजावत ये दोनों नंदनी के बड़े पापा के बच्चे हैं। अभिषेक राजावत और ऋषभ राजावत ये दोनों नंदनी के बड़े भाई हैं, पर ये दोनों नंदनी के चाचा के बच्चे हैं। अखंड राजावत यानी कि नंदनी के बड़े पापा भी नंदनी के सर पर बड़े प्यार से हाथ फिरते हुए अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और वही आयुष्मान राजावत भी नंदनी को बड़े प्यार से अपने हाथों से निवाला बनकर खिलते हैं और नंदनी के पापा ओमकार राजावत भी नंदनी को बड़े प्यार से खिलाते हैं। सभी का प्यार देखकर नंदनी की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि उनके घर की छोटी प्रिंसेस की आंखों में आंसू क्यों है। लेकिन नंदनी जल्दी खुद को संभाल लेती है और उन सभी को देखकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी फिर से मुस्कुरा दिए थे। उसके दो भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, वह दोनों थे अस्तित्व में राजावत और ऋषभ राजावत। अभिषेक आ जाने वाला था, ये बात नंदनी को नहीं पता थी। अभिषेक नंदनी को सरप्राइज देना चाहता था। नंदनी को ही नहीं, सभी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता। अभिषेक नंदनी को सरप्राइज देना चाहता था। नंदनी को ही नहीं, सभी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता था। कल राजावत फैमिली में तीज का फंक्शन था, यानी कि सारी लेडीज मिलकर राजावत हवेली में ही अपना व्रत खोलती थी अपने हस्बैंड के साथ। इसलिए कल राजावत हवेली में छोटा सा फंक्शन था इस चीज को लेकर और सभी फैमिली और फ्रेंड्स इकट्ठा होने वाले थे। छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला था और सभी का खाने पीने का ख्याल रखना था सबको। वेल व्रत तो सूर्योदय तक ही तोड़ना था, लेकिन शाम तक फैमिली में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया था ताकि सभी लोग यहाँ शिरकत करें। नाश्ता करने के बाद सभी जेंट्स एक नजर नंदनी को देखते हैं और बड़ी बड़ी उसके माथे को चूमकर वहां से अपने काम के लिए चले जाते हैं।
अब घर में रह गए थे तो सिर्फ दादाजी। नंदनी दादाजी के साथ वॉक पर चली जाती है। वैसे भी इस टाइम सुबह के 7 बजे बज रहे थे। नंदनी दादाजी के साथ वॉक करके काफी सारी बातें करती है। अचानक नंदनी के दिल में एक ख्याल आता है, ख्याल नहीं एक क्वेश्चन आता है। वह दादाजी की तरफ देखती है और अपनी निगाह डालते हुए दादाजी की तरफ कहती है, दादाजी आपसे एक सवाल पूछना था। दादाजी भी नंदनी के चेहरे के इतने सीरियस एक्सप्रेशन देखकर दादाजी के चेहरे पर भी थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अपनी प्यारी पोती को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हैं और वैसे ही प्यार से कहते हैं, बिल्कुल मेरा बच्चा, क्या सवाल है आपका, पूछो। नंदनी दादाजी की तरफ देखती है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, दादाजी यह रायजादा और राजावत में क्या दुश्मनी है। दादाजी जो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, नंदनी का सवाल सुनकर उनके कदम रुक जाते हैं और उनके हाथ उनकी छड़ी पर काश जाते हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि यह सवाल सुनकर कितने नाखुश हैं और वह नंदनी की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर मेरा को यह चीज पता कैसे चली कि रायजादा और राजावत में दुश्मनी है। लेकिन दादाजी नंदनी को देखते हुए सोचते हैं कि इस प्यार से हैंडल करना चाहिए और बात को बड़ी प्यार से कहीं और दिशा में घूमते हुए कहते हैं, बच्चे आपका कितना साल बचा हुआ है पढ़ाई कंप्लीट होने में। नंदनी दादाजी की बातों से साथ समझ गई थी कि वह दादरी से कुछ भी बताने वाले नहीं है, इसलिए मेरा भी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं दादू, बस एक एग्जाम बचा हुआ है, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। दादाजी भी आगे की बात पूछते हुए कहते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो आप क्या करना चाहोगे। नंदनी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जॉब करना है, एक अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप करना है और अपने दम पर एक अच्छी सी कंपनी खोलना है और आपका नाम रोशन करना है। नंदनी ने यह बात कही क्यूटली तरीके से कही थी जिसे सुनकर दादाजी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। दादाजी नंदनी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, राजावत अंपार है ना, आप वहां जॉब करना। नंदनी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं दादाजी, अपनी कंपनी में नहीं करूंगा, दूसरी कंपनी में करूंगी, सिर्फ नंदनी के नाम से, और मैं अपने नाम से ही अपनी नाम पहचान बनाना चाहती हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि लोग ये कहे कि राजावत सरनेम है। इस वजह से मैं इस मुकाम तक हूँ, मुझे अपने दम पर कुछ करना है। नंदनी की बातों को सोते हुए दादाजी नंदनी की तरफ देखते हैं और वह जानते थे कि नंदनी शुरू से ही ऐसी है, उसको कॉलेज में भी अपने नाम से ही पढ़ रही थी। किसी को ये बात पता नहीं चलने दी कि वह राजावत खानदान की प्रिंसेस है। इसलिए दादाजी भी यह मन में तय करते हैं कि नंदनी को आगे किसी और कंपनी में जॉब करने की परमिशन जरूर देंगे। दादाजी नंदनी की तरफ देखकर कहते हैं, बिल्कुल मैं आपको इस चीज की परमिशन जरूर दूंगा ताकि आप अपनी अलग पहचान बनाओ। अभी दादाजी है, नंदनी कोई और कुछ कहता कि उतने में किसी के पीछे से आवाज आती है जो उनसे कह रहा था, कौन किसकी पहचान बना रहा है, कौन किसको परमिशन दे रहा है। दादाजी और नंदनी दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे ऋषभ के ही हम उम्र का एक लड़का खड़ा था जो तकरीबन ऋषभ से 2 साल बाद था, यानी कि अस्तित्व से 2 साल छोटा था। ये थी अभिषेक राजावत, जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल की थी और यह बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे और अभी ही लौटे थे और वह अपने कदम दादाजी और नंदनी की तरफ बढ़ा देता है। मेरा भी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। नंदनी और अभिषेक की बॉन्डिंग ही अलग थी। नंदनी के गले लगने से अभिषेक भी नंदनी को गले लगा लेता है और उसके सर पर प्यार से किस करता है और फिर उसके बाद दादाजी के पैर छूता है और फिर उन दोनों को देखकर फिर से वही सवाल दौड़ आता है जो उसने कुछ देर पहले दोहराया था, कौन किसके बारे में बात कर रहा था दादाजी। अभिषेक का सवाल सुनकर दादाजी और नंदनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दादाजी अभिषेक को देखते हुए कहते हैं, ये हमारे और हमारी पोती नंदनी के बीच की बात है और यह हमारा सीक्रेट है। ऐसा कहकर दादाजी नंदनी को हाई फाई देते हैं और मेरा भी दादाजी को हाई फाई देती है और बदले में वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अभिषेक भी उन दोनों को कुछ पल देख घूरता है और फिर वह भी मुस्कुराने लगता है और फिर तीनों ही आपस में बात करते हुए अपने कदम का जरूर हवेली की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करिए और बताइए कि आज का चैप्टर कैसा लगा। टेक केयर, बाय। चौथी, नंदनी के ख्यालों में हुकुम सा। नंदनी दादाजी की बातों से साथ समझ गई थी कि वह दादरी से कुछ भी बताने वाले नहीं है, इसलिए मेरा भी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है,
कुछ नहीं दादू, बस एक एग्जाम बचा हुआ है, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। दादाजी भी आगे की बात पूछते हुए कहते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो आप क्या करना चाहोगे। नंदनी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जॉब करना है, एक अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप करना है और अपने दम पर एक अच्छी सी कंपनी खोलना है और आपका नाम रोशन करना है। नंदनी ने यह बात कही क्यूटली तरीके से कही थी जिसे सुनकर दादाजी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। दादाजी नंदनी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, राजावत अंपार है ना, आप वहां जॉब करना। नंदनी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं दादाजी, अपनी कंपनी में नहीं करूंगा, दूसरी कंपनी में करूंगी, सिर्फ नंदनी के नाम से, और मैं अपने नाम से ही अपनी नाम पहचान बनाना चाहती हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि लोग ये कहें कि राजावत सरनेम है। इस वजह से मैं इस मुकाम तक हूँ, मुझे अपने दम पर कुछ करना है। नंदनी की बातों को सोते हुए दादाजी नंदनी की तरफ देखते हैं और वह जानते थे कि नंदनी शुरू से ही ऐसी है। उसको कॉलेज में भी अपने नाम से ही पढ़ रही थी। किसी को ये बात पता नहीं चलने दी कि वह राजावत खानदान की प्रिंसेस है। इसलिए दादाजी भी यह मन में तय करते हैं कि नंदनी को आगे किसी और कंपनी में जॉब करने की परमिशन जरूर देंगे। दादाजी नंदनी की तरफ देखकर कहते हैं, बिल्कुल, मैं आपको इस चीज की परमिशन जरूर दूंगा ताकि आप अपनी अलग पहचान बनाओ। अभी दादाजी है, नंदनी कोई और कुछ कहता कि उतने में किसी के पीछे से आवाज आती है जो उनसे कह रहा था, कौन किसकी पहचान बना रहा है, कौन किसको परमिशन दे रहा है। दादाजी और नंदनी दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे ऋषभ के ही हम उम्र का एक लड़का खड़ा था जो तकरीबन ऋषभ से 2 साल बाद था, यानी कि अस्तित्व से 2 साल छोटा था। ये थी अभिषेक राजावत, जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल की थी और यह बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे और अभी ही लौटे थे। और वह अपने कदम दादाजी और नंदनी की तरफ बढ़ा देता है। मेरा भी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। नंदनी और अभिषेक की बॉन्डिंग ही अलग थी। मीरा के गले लगने से अभिषेक भी नंदनी को गले लगा लेता है और उसके सर पर प्यार से किस करता है और फिर उसके बाद दादाजी के पैर छूता है और फिर उन दोनों को देखकर फिर से वही सवाल दौड़ आता है जो उसने कुछ देर पहले दोहराया था, कौन किसके बारे में बात कर रहा था दादाजी। अभिषेक का सवाल सुनकर दादाजी और नंदनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दादाजी अभिषेक को देखते हुए कहते हैं, ये हमारे और हमारी पोती नंदनी के बीच की बात है और यह हमारा सीक्रेट है। ऐसा कहकर दादाजी नंदनी को हाई फाई देते हैं और मेरा भी दादाजी को हाई फाई देती है और बदले में वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अभिषेक भी उन दोनों को कुछ पल देख घूरता है और फिर वह भी मुस्कुराने लगता है और फिर तीनों ही आपस में बात करते हुए अपने कदम का जरूर हवेली की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। तीनों ही जब अंदर आते हैं तो घर की सभी लेडीज नहीं मौजूद थी और अभिषेक को देखकर उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आस्था भी आकर अभिषेक के गले लग जाती है और अभिषेक आस्था को गले लगाते हुए उसके माथे को प्यार से चूमता है और फिर अपने कदम अपनी माँ, अपनी बड़ी माँ और अपनी छोटी माँ की तरफ कदम बढ़ाता है। उनके आशीर्वाद लेकर दादी का आशीर्वाद देता है और फिर वही उन्हीं के साथ बैठ जाता है तो दादी जी उसे फ्रेश होकर आने को कहती है। अभिषेक अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही वक्त में फ्रेश होकर आता है वह, और तब तक सभी लेडीज नहीं बैठकर बातें कर रही होती है। नंदनी की भी तबीयत काफी हद तक ठीक थी, लेकिन उसके सर पर बंदी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन उसने सिर्फ उसे हिस्से पर बैंडेज लगाया हुआ था जिस हिस्से पर उसे स्टिचेस आए हुए थे। नंदनी भी उन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई हंसती मुस्कुरा रही थी। आस्था भी उन सभी के साथ बैठी हुई थी। दादाजी भी वहीं मौजूद थे। थोड़ी ही वक्त में अभिषेक भी फ्रेश होकर आ जाता है। इस वक्त उसने सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग हल्का गेहुआ कलर था। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और बाल को जो कि अभी भी गले थे और वह उन्हें हाथ पैर कर बार बार अपने बालों को झटक रहा था। उसको ऐसे हाल में देखकर अभिषेक की मां यानी कि अर्पिता जी अपना सारन में हिला देती है, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की आदत थी वह दोनों नहाकर आते थे तो कभी अपने बाल को हेयर ड्रायर से नहीं सूखते थे, हमेशा अपने बाल वैसे ही हमें हाथों से झटक कर सिखाया करते थे। यह उनकी दोनों बच्चों में आदत थी और दोनों बच्चों को आदत उनके पिता से लगी थी। वह अपने हस्बैंड की भी आदत से बहुत वाकिफ थी। उनके हस्बैंड की कुछ आदतें उनके बच्चों को लग चुकी थी। अभिषेक जाकर वही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अर्पित जी नौकरानी की मदद से उसे ब्रेकफास्ट देती है। कुछ वक्त में अभिषेक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है और फिर वह वहीं आकर बैठ जाता है।
उसे भी पता लग चुका था कि आज तीज का व्रत है और सभी औरतें घर की उन्होंने तीज का व्रत रखा हुआ है। इसलिए अभिषेक भी कुछ देर में अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए और वहीं नंदनी को भी भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। नंदनी जब अपने रूम में आती है तो वह कुछ देर तक बेड पर लेटी रहती है, लेकिन जब उसे नींद नहीं आती तो अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है, जहां इस वक्त धूप तो नहीं आ रही थी लेकिन ठंडी हवाएं नंदनी को साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि आज ज्यादा धूप नहीं थी, मौसम ठंडा था और बारिश वाला भी मौसम था। नंदनी जब बालकनी में आकर बैठी है तो उसकी नजर अपनी बनाई गई पेंटिंग पर जाती है। नंदनी अपने कदम अपनी पेंटिंग की तरफ बढ़ा देती है और पेंटिंग को खोलकर चेक करती है तो वह पूरी तरह से सूख चुकी थी। नंदनी की नजर जाकर रुद्रम की आंखों पर ठहर जाती है, जिनकी आंखों का रंग हल्का पर्पल था। उसकी पर्पल आंखों को देखकर नंदनी एक तक उसकी आंखों को देखती रहती है, जैसे न जाने क्यों उसे इन आंखों से अपना एक अनजाना सा रिश्ता महसूस होता है। फिर नंदनी को याद आता है कि उसका रिश्ता ही तो था इस पेंटिंग के वाले इंसान से। नंदनी कुछ देर तक कुछ पेंटिंग को निहारती रहती है और उसे पेंटिंग पर अपने हाथ फेरते हुए इस पेंटिंग को बड़े ही गौर से देखते हुए कहती है, हुकुम सा। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का विला। रुद्र में इस वक्त अपनी डेली रूटीन के हिसाब से उठ चुका था और वह अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए जिम जाता है। जिम जाने के बाद वह फ्रेश होता है, फ्रेश होकर शावर लेता है, शावर होने के बाद वह रेडी होकर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभी उसने ऑफिस में आकर ब्लैक कॉफी पी, ब्लैक कॉफी पीने के बाद उसने एक मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद वह भी अपने केबिन में बैठा ही हुआ था और वह अपनी उसे चेयर पर पूरे राजा की तरह अपनी आंखों को बंद करके बैठा था और उसकी आंखों के सामने नंदनी का चेहरा था। और तभी वह अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद वह अपना लैपटॉप ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसमें अपनी उंगलियां काफी तेजी से चलने लगता है। रुद्रम का ध्यान अभी पूरा लैपटॉप में लगा हुआ था, वह पूरी तरह से काम में डूबा हुआ था कि उसे एहसास होता है किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अचानक ही उसका तेजी से दिल धड़कने लगता है और वह अपना हाथ अपनी धड़कन की ओर ले जाकर रख लेता है और धड़कन पर रखते ही उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता है और उसके लबों से बस एक ही नाम निकलता है और वह नाम था हुकुम रानी सा। ये कहते ही उसकी धड़कनें जो बेकाबू हो चली थी वह अब काबू में आ गई थी और रुद्रम सुकून से अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा जाती है। उसकी गहरी मुस्कुराहट कोई भी देखा तो उसे पर फिदा हो जाता और कुछ तो शौक से ही मर जाते, क्योंकि किसी ने भी आज तक हुकुम सा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ये चीज सिर्फ और सिर्फ विष्णु और कार्तिक ने भी देखा था, लेकिन सिर्फ हुकुम सा की हल्की मुस्कुराहट ही देखी थी। इतनी गहरी मुस्कुराहट आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। और वहीं दूसरी तरफ नंदनी जो अपनी बालकनी में खड़ी उसे पेंटिंग को छू रही थी, अचानक की उसे एहसास होता है कि एक हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया हो। वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी होठों पर भी एक गहरी मुस्कुराहट छा जाती है और वह वैसे ही अपनी आंखें बंद किया उसे पेंटिंग को छूने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास है। नंदनी जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने हुकुम सा खड़े हुए थे, वह भी राजस्थानी पोशाक में। और वह राजस्थानी पोशाक कुछ इस तरह थी कि उन्होंने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और शेरवानी का पूरा सेट था। शेरवानी थी और नीचे चूड़ीदार पहना हुआ था और अपने दोनों हाथ को सीने पर बंधे हुए हुकुम सा नंदनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे और नंदनी भी हुकुम ऐसे कपड़े में देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी और वह वैसे ही अपनी आंखों में प्यार लिए हुकुमसा को देखती रहती है। हुकुमसा भी अपनी आंखों में प्यार लिए अपनी हुकुमरानी सा को देखते रहते हैं। दोनों ही इस कदर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि आसपास क्या हो रहा है इस चीज की कुछ भी खबर नहीं थी। और हुकुमसा हुकुमरानी सा की तरफ अपने कदम को बढ़ने लगते हैं और मेरा हुकुमसा के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस करके अपने कदम पीछे लेने लगती है। पीछे होते होते वह अपनी बालकनी की रेलिंग से जा लगती है और हुकुम सा भी उसके बिल्कुल पास आकर अपना हाथ दोनों नंदनी के इर्द गिर्द रख देते हैं, जिससे नंदनी का बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और वैसे ही हुकुम सा नंदनी की ओर झुकने लगते हैं और नंदनी उनकी नशीली आंखों में कहीं खो जाती है। हुकुम सर झुकते हुए नंदनी के बिल्कुल करीब आते हैं और नंदनी हुकुम सा को अपने करीब झुकता हुआ महसूस करके वह बिल्कुल भी रेलिंग के अपोजिट साइड झुकती जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं झुक पाती और उसे अपने गालों पर हुकुमसा की गर्म सांस महसूस होती है। यह महसूस करके वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही हुकुमसा नंदनी की आंखों को बंद देखकर अपनी हस्की वॉइस में कहते हैं, ओपन योर आइज हुकुम रानी सा। आपका हुकुम साहब के सामने खड़े हैं और आप है कि अपनी आंखों को बंद किए हुए है।
हुकुमसा की बातें सुनकर हुकुमरानी सयानी की हमारी नंदनी अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें जा टकराती है वो पर्पल आंखों से और नंदनी की आंखें इस वक्त गहरी काली आंखें थी। हुकुमसा नंदनी की गहरी काली आंखों में देखते देखते हैं और वही मेरा भी हुकुमसा यानी कि रुद्रम की आंखों में खोई हुई थी कि तभी हुकुमसा आगे बढ़कर हुकुमरानी सयानी की नंदनी के चेहरे पर हल्की किस करते हैं और ऐसा होते ही नंदनी की धड़कनें बेतहाशा शोर करने लगती है। नंदनी की धड़कनों का शोर सुनकर हुकुमसा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और हुकुमरानी सा हुकुमसा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट देखकर और उनके चेहरे पर पड़ते डिंपल को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही हुकुमसा को देखती रहती है बिना पल के झपकाया अपनी और यूं देखा प्रकार हुकुमसा यानी कि रुद्रम नंदनी की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। उसे फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर नंदनी बेहद दीवानगी के साथ उसे देखने लगती है और वैसे ही रुद्रम की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी आंखें बेहद प्यारी है, इन आंखों में डूब जाने का दिल करता है और आपकी यह मुस्कुराहट तो मैं अपनी जान वर गई। नंदनी की बातों में वह चाहत थी जिसे महसूस करके रुद्रम यानी हमारे हुकुम साथिया के सुकून से बंद हो जाती है और वह वैसे ही नंदनी के करीब बढ़ता है और उसे अपनी बाहों की घेरे में कैद कर रही होता है। नंदनी भी वैसे ही रुद्रम की बाहों में कैद हो जाती है और उसके कानों में रुद्रम की मैग्नेटिक वॉइस आती है, आप और आपकी बातें आज भी नहीं बदली हुकुमरानी सा, आज भी आप वैसे ही मेरे लिए अपनी दीवानगी रखते हैं। रुद्रम की बातें सुनकर नंदनी रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल कल भी आप मेरे थे, आज भी आप मेरे और हमेशा आप मेरे रहेंगे हुकुमसा। कल भी मेरी दीवानगी आपके प्रति बहुत ज्यादा थी और आज भी आपके प्रति मेरी दीवानगी बेइंतहा है और हमेशा रहेगी। अचानक ही नंदनी की बातों में हुकुमरानी सा असली हुकुमरानी सा की झलक आ जाती है जिसे नंदनी महसूस नहीं कर पाती लेकिन रुद्रम साफ साफ महसूस कर लेता है। वह भले ही रुद्रम की ख्यालों में थी लेकिन अपने आसपास रुद्रम को वह महसूस कर सकती थी। हुकुमरानी सा की दीवानगी किसने नहीं देखी थी हुकुमसा के प्रति और हुकुमसा की भी दीवानगी सभी ने देखी थी। हुकुमरानी सा के प्रति दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और दोनों ही एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती थी। इस बात की गवाह उनकी मोहब्बत थी और ये दुनिया थी। लेकिन अब इस जन्म में किसकी दीवानगी चक्कर की होगी यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों की दीवानगी बेइंतहा होगी ये तो पक्की बात है। दोनों का ही इश्क सर चढ़कर बोलेगा और दोनों की ही दीवानगी सर चढ़कर बोलेगी। अगले ही पल नंदनी के दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है, जिससे नंदनी अपने होश में आती है और अपनी नजरें इधर उधर घूमकर देखती है तो ना वहां पर हुकुमसा मौजूद थे। ये देखकर नंदनी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह पल भर में गायब हो जाती है। वह समझ जाती है कि यह कुछ और नहीं उसका ख्याल था। वह ख्यालों में ही अपने हुकुमसा को सोच रही थी और अपना सर नाम हिलती है और अपने कदम रूम के गेट की तरफ बढ़ा देती है। मेरा जब गेट ओपन करती है तो वहां पर एक नौकरानी खड़ी थी जो कि उसे याद दिलाने आई थी कि मीरा को मेडिसिन लेनी है। नंदनी भी अपना सर हिलाती है और फिर अपना कदम अपने रूम की तरफ करके मेडिसिन लेती है। मेडिसिन लेने के बाद वह वही बेड पर लेट जाती है और जो कुछ अभी हुआ वह सब सोचते सोचते वह सो जाती है। आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।